14 साल पुरानी कहानी है ये, लेकिन इस कहानी को आज भी बेंगलुरु की पुलिस याद करती है तो एक अजीब वाकया उन्हें याद आ जाता है। ये कहानी है 9 फरवरी 2010 की। बेंगलुरु में एक नए पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग की ओपनिंग सेरेमनी थी। नया पुलिस स्टेशन बन रहा था, नया पुलिस स्टेशन को खुलना था और उस वक्त के पुलिस कमिश्नर इस पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए निकलते हैं। इस पुलिस स्टेशन के उद्घाटन के साथ साथ इस पुलिस स्टेशन में जिन इंस्पेक्टर और बाकी स्टाफ को तैनात किया गया था, उनके पुराने काम को देखते हुए कमिश्नर की तरफ से उन्हें शाबाशी के लेटर भी मिलने वाले थे। और इत्तेफाक से उस वक्त उस स्टेशन के, इस नए पुलिस स्टेशन जो पहली बार बन रहा था, जिसका नाम है माइको लेआउट पुलिस स्टेशन, उसके जो इंचार्ज इंस्पेक्टर मिस्टर राजेश, उनको भी कमिश्नर की तरफ से शाबाशी भरा लेटर मिलना था। पूरी तैयारी हो गई थी, पुलिस स्टेशन सजा हुआ था, सारे स्टाफ थे, बाकी भी पुलिस अफसर बेंगलुरु के जो बड़े बड़े थे वो भी पहुंचे हुए थे कमिश्नर साहब के साथ। अब लेटर देने की बारी आ रही थी, लेकिन तभी इंस्पेक्टर साहब के मोबाइल की घंटी बजती है, मिस्टर राजेश की। वो फ़ोन उठाते हैं तो सामने से उन्हें खबर दी जाती है कि यहाँ पर एक अगारा लेक है, उस अगारा लेक के पास एक शख्स की लाश पड़ी है, गला कटा हुआ है। पुलिस स्टेशन का इधर उद्घाटन हो रहा है, नया पुलिस स्टेशन है, कमिश्नर साहब हैं, लेटर बंटना है, प्रोग्राम चल रहा है। और इस उद्घाटन के ऐन वक्त पे, उसी वक्त इस पुलिस स्टेशन का पहला केस, उसका फ़ोन आ चुका था। अब इंस्पेक्टर राजेश अपने बाकी साथियों को बताते हैं कि तुम लोग संभालो, क्योंकि पहली बार पुलिस स्टेशन का भी चार्ज मिला है, नया पुलिस स्टेशन है और ये केस है, तो ये फंक्शन तो चलता रहेगा, मैं ज़रा देख कर आ जाऊँ, वरना ये होगा कि पुलिस स्टेशन खुल गया और पहले केस से पुलिस की फजीयत हो, मालूम हुआ कि ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो इंस्पेक्टर राजेश अपनी कुछ टीम को लेकर बताई हुई जगह पर, अगारा लेक पर पहुंचते हैं। वहां जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स की लाश पड़ी है। लाश का गला कटा हुआ था, चोट के भी निशान थे। अब वो आसपास नजर दौड़ाते हैं। थोड़ी दूरी पर उन्हें सड़क किनारे, जहां पर अगारा लेक के पास लाश मिली थी, सन्नाटा था, वहां पर सड़क किनारे एक फिएट कार खड़ी थी। अब चूंकि उस इलाके में कोई इस तरीके से कार पार्क नहीं करता, सुनसान इलाका है, तो पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी कि यहाँ पर ये कार के अंदर झांका गया तो कोई है नहीं और कार का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब पुलिस ने अंदर झांका तो देखा कि इस कार की सीट पर ब्लड के निशान हैं। समझते देर नहीं लगी कि इस लाश और इस कार का कोई रिश्ता है। पुलिस ने आसपास तमाम ढूंढा, कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो ये दावा करे कि उसकी कार है। लाश को उठाया गया, हॉस्पिटल भेजा गया, कार को पुलिस ने जब्त किया। अब मरने वाले का कोई सुराग नहीं, ने उसके पास से कोई ऐसा पेपर मिला, कागज मिला जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। ले दे के लाश के पास एक कार, अब उस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू उसके मालिक तक पहुंचा जा सकता है। तो क्या जिसकी लाश मिली कार उसी की है? लेकिन अगर कार उसकी है तो सुसाइड के केस में तो समझ में आता है, यहाँ तो मर्डर है, क्योंकि जिसमें पर चोट के निशान है, गला कटा हुआ है, तो वो खुद इस तरह से सुसाइड तो करेगा नहीं। तो इसका मतलब था कि किसी ने कत्ल किया, लाश फेंकी और कार छोड़कर भाग गया। अब पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू उसके मालिक तक पहुंचने की कोशिश की। काम मुश्किल नहीं था। रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू पुलिस ने एक कोरामंगला इलाका है वहीं पर, तो पता चला कि कोरामंगला इलाके के रहने वाले एक शख्स के नाम पर यह कार है। पुलिस ने फौरन फ़ोन किया, कहा ये नंबर की कार आपकी है? उसने कहा जी साहब, ये नंबर की कार तो थी मेरी, लेकिन मैंने 6 महीने पहले इसे बेच दिया। अब पुलिस फिर से उलझ गई। तो उन्होंने कहा खैर जिन्हें आपने बेचा उस नए मालिक का नाम नंबर आपके पास? तो उन्होंने कहा जी। उसने बताया कि मैंने जिसे बेचा ये जो कार जिसके नाम पर रजिस्ट्री कराई है, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसका नाम जानकी है। अब चूंकि कार की खरीद फरोख्त हुई थी तो नाम, नंबर, पता सब कुछ था। तो उस पुराने मालिक ने पुलिस को सारे डिटेल्स दिए कि जिसे उसने कार बेचा, और कार बेचने के लिए आपको सारे फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, कार ओनर का नाम सब कुछ चेंज होता है। तो उस कागज के थ्रू पता चला पुलिस को कि ये एक जानकी नाम की महिला है जो छोटे मोटे घरों में एक तरह से कहें तो पार्ट टाइम जॉब करती है और वहीं बेंगलुरु में ही रहती है।
और जब पता किया गया तो उस पेपर से पता चला गाड़ी के कि जानकी के साथ लिखा हुआ है हस्बैंड ऑफ अमृत राय। घर का पता था। पुलिस की एक टीम फौरन उस घर पर भेजी जाती है, लेकिन पुलिस की टीम जब उस घर पर पहुंचती है तो पाती है कि घर का दरवाज़ा बंद है। नॉक करती है, पुलिस लौट आती है। अब इधर का थाने का फंक्शन ख़त्म हो चुका है, अब सारा फोकस इस केस पर है। शाम को इंस्पेक्टर राजेश रिपोर्ट लेते हैं कि क्या हुआ, जानकी का कुछ पता चला। अब यहाँ जानकी के बारे में पता किया जा रहा है। पता चला कि जानकी एक छोटे मोटे घरों में काम किया करती थी और 6 महीने पहले सच में उसने ये कार ली थी सेकंड हैंड। उसके हस्बैंड अमृत रॉय और ये दोनों दार्जिलिंग के रहने वाले थे। 2007 में इन दोनों की शादी हुई थी। उसके बाद ये बेंगलुरु शिफ्ट कर गए। अमृत राय एक ठीक ठाक अच्छा खासा लड़का था दार्जिलिंग में, ठीक ठाक उसके पास पैसे थे, लड़का शरीफ, इसलिए जानकी के घर वालों ने अमृत राय से उसकी शादी करा दी। दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते थे। शादी के बाद 2010 के शुरू में ही इन लोगों ने कहा चलो बेंगलुरु चलते हैं। यहाँ आकर अमृत राय एक ऑफिस में काम करने लगा। पति का हाथ बटाने के लिए जानकी आसपास के घरों में कुछ पार्ट टाइम काम करने लगी। अमृत राय बहुत मेहनती था, उसने बहुत सारे पैसे सेव कर रखे थे। उसे लगा कि अपनी बीवी को थोड़ी खुशियाँ देनी है, तो उसने बीवी के लिए सेकंड हैंड कार खरीदी। अब ये सारी डिटेल मिल गई, लेकिन अमृत राय की लाश तो मिली पर जानकी का पता नहीं है। घर लॉक। अब पुलिस के सामने सवाल यह कि क्या जानकी ने अपने हस्बैंड का कत्ल करा दिया, उसके बाद वो किसी और के साथ भाग गई, क्योंकि वो गायब है, शक उसी के ऊपर जा रहा है। रात को फिर पुलिस की टीम गई। इस बार इंस्पेक्टर राजेश ने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। आस पड़ोस के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा वो तो यहीं थी, कल सभी ने देखा है। तो उन्होंने कहा कि चलो दरवाज़ा तोड़ देते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। अब इंस्पेक्टर राजेश आगे बढ़ते हैं, दरवाज़ा तोड़ने के लिए थोड़ा सा जोर लगाते हैं। पता चला दरवाज़ा लॉक ही नहीं था। इससे पहले जो कांस्टेबल वहाँ आया था उसने सिर्फ दरवाजे पे हाथ लगाया, नॉक किया और निकल गया कि दरवाज़ा बंद है, जबकि वो दरवाज़ा खुला हुआ था। सिर्फ दोनों डोर एक साथ लगे हुए थे। इंस्पेक्टर राजेश ने हाथ मारा, दरवाज़ा खुल गया, अंदर गए। जब अंदर जाते हैं तो पुलिस वाले हैरान। अंदर एक कमरे में एक महिला की लाश पड़ी थी, खून से लथपथ। जब पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों को बुलाया तो पता चला यही तो जानकी है। तो अजीब अजीब कत्ल की दास्तान है। ऐसे ही एक कत्ल जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे अपने दौर में, वो थी बॉलीवुड मर्डर, दिव्या भारती डेथ केस। दिव्या भारती एक जानी मानी एक्ट्रेस, और कैसे उनकी मौत को लेकर यह सवाल था कि एक्सीडेंट था या फिर मर्डर, एक राज बना हुआ था। तो बॉलीवुड मर्डर में दिव्या भारती डेथ केस की पूरी कहानी आप सुन सकते हैं कोको एफएम के ऑडियो। 24 घंटे के अंदर अंदर एक नए पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ, ओपनिंग सेरेमनी हुई, और पहला केस एक डबल मर्डर का। पता चला कि जानकी और उससे पहले अमृत राय, इन दोनों का कत्ल हो चुका है। अब पुलिस अभी तक जिस जानकी पर शक कर रही थी, पता चला कि वो तो खुद मकतूल है, वो तो मारी जा चुकी है। अब किसी तरीके से उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, कागजात के जरिए इनके दार्जिलिंग का पता निकाला गया, वहाँ का नंबर निकाला गया, उसके बाद वहाँ फ़ोन किया गया। अब ये पुलिस को ही पुख्ता करना था कि सचमुच ये दोनों अमृत राय और जानकी ही हैं, क्योंकि कोई और तो जानता नहीं था। तो अब दार्जिलिंग से जानकी का भाई बेंगलुरु आता है। बेंगलुरु आने के बाद दोनों की शिनाख्त करता है और बताता है कि हाँ, ये उसकी बहन है और ये उसके जीजा है। पुलिस को बताता दोनों में बहुत अच्छे रिश्ते थे, दोनों में बहुत प्यार था, इतना प्यार कि अमृत ने अपनी बीवी जानकी की खुशियों का ख्याल रखते हुए उसके लिए कार तक खरीदी। उसके लिए उसने पैसे बचाए और मुंबई में अब वो एक प्लॉट खरीद, बल्कि बेंगलुरु में एक प्लॉट खरीदने जा रहा था। वो सेविंग करने में माहिर था और जानकी का बहुत ख्याल रखता था। अब ये सारी चीज़ें ही पुलिस ने घर से जो बरामदगी हुई थी वो भी दिखाई, बाकी सारी चीज़ें दिखाई। जब सारी चीज़ें उसके भाई ने देखी तो उसने कहा कि जो उसके जीजा अमृत राय है वो एक हाथ में सोने की अंगूठी पहनते थे और उसके सिस्टर के गले में एक सोने का चेन था, वो दोनों गायब है। अब पुलिस को लगा कि ये सच में कुछ गायब हो सकता है, तो कौन करेगा। अब इसी दौरान में इन दोनों का अंतिम संस्कार बेंगलुरु में ही हो रहा है। पुलिस की टीम की मौजूदगी में अंतिम संस्कार होता है। जानकी का जो भाई है संतोष, वो दार्जिलिंग से पहुंचा था। वहाँ आने के बाद जो तमाम आस पड़ोस के लोग, जानकार
अमृत के ऑफिस के लोग, बाकी जिन घरों में काम करती थी जानकी, वो सभी अंतिम संस्कार में शामिल थे। अब पुलिस पूछता है कि कोई ऐसा शख्स बताओ जिसके बारे में तुम्हें शक हो। कहता नहीं साहब, वो तो बेंगलोर में जब से हमें पता नहीं कोई दुश्मनी किसी की। लेकिन फिर वो सारे लोगों को ध्यान से देखता है शमशान में, फिर अचानक से वो चौंकता है और कहता है कि मुझे हैरत है कि जानकी का एक मुंहबोला भाई है, वो उसे राखी भी बांधता है और जानकी उसे शुरू से जानती है और वो भी दार्जिलिंग का है और यहाँ अक्सर वो उनका ख्याल रखता है और मैं जानकी की खैरियत उसी से पूछता हूँ। अब सबको पता चल गया कि जानकी और अमृत नहीं है, उनका कत्ल हो चुका है, तो क्या उसे पता नहीं चला होगा? लेकिन वो अंतिम संस्कार में भी नहीं आया, ना घर आया। पुलिस ने पूछा कौन है वो? उसने कहा उसका नाम प्रदीप है, यहीं रहता है और जानकी का मुंह बोला भाई है, वो राखी भी बांधता है। और पुलिस को भी हैरानी हुई कि सारे रिश्तेदार जानने वाले तो यहाँ हैं, वो कहाँ है? इस दौरान में पुलिस ने अमृत के मोबाइल के नंबरों को खंगालना शुरू किया, नंबर लेकर संतोष से। लेकिन अमृत का मोबाइल गायब था, मौके से नहीं मिला, ना घर से मिला। पुलिस ने नंबर ट्राई किया तो पता चला स्विच ऑफ है, पर उसको सर्विलांस पे लगा दिया। इधर अब प्रदीप की भी खोजबीन हो रही है, हो सकता है किसी वजह से ना आए या उसे पता ना हो, ये भी है, पर कातिल वही है, इसके लिए कोई सबूत भी नहीं है। इसी दौरान में वक्त बीतता रहा, अचानक पता चला कि जो अमृत राय का मोबाइल था वो एक्टिव हो गया और ऑन हो गया है। जैसे ऑन हुआ, एक पुलिस वाली ने, फीमेल, उसने उस नंबर पे कॉल किया, एक आम महिला बनकर, और उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फ़ोन करने वाले ने कहा कि ठीक है मैं मिलूँगा। और ये फ़ोन जो आया उस वक्त एक्टिव जो लोकेशन दिखा रहा था बेंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर। लेकिन पुलिस हैरान तब हुई कि ये कि फ़ोन का लोकेशन जो है और जो चला रहा है वो बेंगलुरु ही की तरफ आ रहा है, मतलब उल्टा नहीं जा रहा। तो अब पुलिस की है कि कातिल के पास अगर अमृत का मोबाइल है तो वो भागने की बजाय वापस बेंगलुरु क्यों आ रहा है? पुलिस ने खैर जाल बिछाया, मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया और आखिरकार बेंगलुरु से पहले ही उस शख्स को पकड़ लिया जिसके पास ये मोबाइल था, अमृत का। जब उससे पकड़ा तो पुलिस को लगा केस सॉल्व, लेकिन कहानी और उलझ गई। उस शख्स ने बताया कि असल में मुझे बेंगलुरु में ही एक टूटा फूटा फ़ोन और एक सिम मिला था, फ़ोन में से किसी काम का नहीं रहा था, वो मैंने फेंक दिया। सिम कार्ड मैंने उठाकर अपने मोबाइल में डाला तो देखा इसमें कुछ टॉक टाइम बचा हुआ है, तो मैंने कहा टॉक टाइम बचा हुआ, बातें कर लेते हैं फ्री का। तो बच्ची यही सोच के मैंने अपने मोबाइल में लगा लिया और फिर टॉक टाइम ख़त्म होता मैं सिम फेंक देता। पुलिस ने उसके बारे में सब कुछ खंगाला कि ये क्या नाम है, कहाँ है, जो भी बता रहा है। पता चला ये बंदा सच बता रहा है और ये पिछले इतने दिनों से यहाँ पे था भी नहीं। तो वो भी मामला बेकार हो गया। अब इधर प्रदीप की तलाश हो रही है, प्रदीप मिल नहीं रहा है। लेकिन तभी फिर अमृत और प्रदीप के दोस्तों की लिस्ट निकाली बेंगलुरु पुलिस ने, और जब लिस्ट निकाली तो उनमें से 3 दोस्त जो प्रदीप के बड़े खास थे और वो सारे दार्जिलिंग और आसाम के थे और बेंगलुरु में रहते थे, उनका पता चला। इनमें से एक का नाम था संतोष छत्री, एक का नाम था प्रीतम और एक का नाम था तमाम। इन लोगों को पुलिस ने उठाया और उसके बाद पूछताछ की। तीनों अलग अलग कहानी बताने लगे, लेकिन अलग अलग बैठाकर जब पुलिस ने उनको इंटरोगेट किया और ये थोड़ा खेल खेला कि उसने तो ये कहा, उसने ये कहा, तो आपस में उनके बयान मैच नहीं कर रहे थे। पुलिस की सख्ती के बाद थोड़े से वो उसमें से एक टूट गया और उसने फिर जुर्म कबूल कर लिया और उसके बाद उसने पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि असल में प्रदीप के कहने पर हम सब ने मिलकर उन दोनों को मारा है। वजह क्या थी मारने की? तो उसने कहा असल में ये बात थी कि अमृत राय के पास बहुत पैसा है। कुछ वक्त पहले प्रदीप राय ने ये कहा था प्रदीप को, अमृत ने, कि मेरे पास 10 लाख रुपए और है, मैं एक प्लॉट लेने जा रहा हूँ। और प्रदीप अमृत से थोड़ा सा जलन रखता था कि मैं भी उसी दार्जिलिंग से आया हूँ, मैं भी यहाँ काम करता हूँ, ये भी करता है, लेकिन इसने सेकेंड हैंड गाड़ी भी खरीद ली, प्लॉट के लिए पैसे भी है, तो उसे लगता था ये कैसे कर पाता है। बट जब उसने प्लॉट की बात की और ये कहा कि मेरे पास 10 लाख रुपए है और प्लॉट ले रहा हूँ, तब उसने पहली बार सोचा कि अगर इसको मार दूँ तो वो पैसे हम लोग बांट सकते हैं। इसने अपने दोस्तों को तैयार किया और इसके बाद 10 फरवरी को
ये घर जाता है अमृत के, ये इनके सारे दोस्त। चूंकि जानकी को प्रदीप अपनी बहन मानता था, राखी बांध चुका था, वहाँ खाना वाना खाता है। उसके बाद वापसी में वो कहता है अमृत को कि मुझे अपनी कार से छोड़ दे। उसने चूँकि कुछ वक्त पहले कार ली थी। वो कहता है ठीक है। वो कार में बैठता है और उसी अगारा झील के पास एक सुनसान जगह पर कार को रुकवाता है कि मैं जरा एक वॉशरूम से आ जाऊं। अंधेरा था, सन्नाटा था। कार से उतरा। उसके बाद उनके दोस्तों ने मिलकर अचानक अमृत पर हमला कर दिया। तेज धार हथियार से उसका गला काटा और ये सब कुछ कार के अंदर किया। इसके बाद लाश बाहर निकाली, ले जाकर थोड़े किनारे में फेंक दिया और उस कार को वहीं पर छोड़ा। और अब इन्हें यह था कि जो पैसे हैं वो तो घर में होंगे, पैसे का क्या करें। तो उन्होंने कहा जानकी को भी मारना पड़ेगा, क्योंकि जानकी वैसे भी जानती थी, ये भी पता था कि ये लोग साथ लेकर गए हैं। तो वो एक सबूत थी, गवाह थी। ये चारों फिर वापस जाते हैं जानकी के घर। वहां जाकर ये बहाना करते हैं कि अमृत को पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और कार के पेपर नहीं है, तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस दे तो मैं लेकर जाता हूँ। जानकी अंदर जाती है ड्राइविंग लाइसेंस लेने। इतने में पीछे से ये लोग उस पर हमला करते हैं। जब हमला करते हैं तो जानकी भी अपने डिफेंस में उनसे लड़ती है, लेकिन वो 3-4 वो अकेली कुछ देर में हार जाती है। ये लोग जानकी का भी कत्ल कर देते हैं और उसके बाद घर में सारे चीज़ें ढूंढते हैं, जो भी जेवर थे, कैश थे, लेकर भाग जाते हैं। इस कत्ल के बाद बाकी 3 दोस्त अलग और प्रदीप बेंगलुरु छोड़ देता और वो चेन्नई पहुंच जाता है। अब वो चेन्नई में है। चेन्नई से अब उसे जाना है दार्जिलिंग। एक बार वो अगर दार्जिलिंग पहुंच जाता तो बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक फिर उसे पकड़ना मुश्किल था। अब ये पहुंचा चेन्नई। चेन्नई से अब इसे ट्रेन पकड़कर इसने बाकायदा रिजर्वेशन कराई और उसको जाना है दार्जिलिंग। लेकिन जब ये चेन्नई में गया, वहां एक गेस्ट हाउस में रुका। कत्ल के नेक्स्ट डे से ही अचानक रात को ये सो रहा और इसके सपने में जानकी आ रही है और सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, मुझे इसका जवाब दे दो कि तुमने मेरा कत्ल क्यों किया, तुमने मुझे क्यों मारा। पहली रात इसे लगा कि ये वहम है, ऐसे ही है। फिर अगले दिन आया, फिर ये सो रहा है, फिर सपना आया और उसने कहा कि मुझे सवाल का जवाब दो कि तुमने मुझे क्यों मारा। फिर ये परेशान हुआ, लगा वहम है। लेकिन फिर तीसरी रात उसने आकर फिर उससे कहा कि मुझे सवाल का जवाब दे दो कि तुमने मेरा कत्ल क्यों किया। अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें यूं ही परेशान करती रहूंगी। अब इसके बाद से सुबह, शाम, दोपहर प्रदीप बुरी तरह से घबराने लगा, लरजने लगा, कांपने लगा। और वो जिस जगह से आया था, असम में भी उसके रिलेटिव थे, वहाँ भी रहा। वहाँ ये सारी चीज़ें, जादू टोना, टोटका, भूत प्रेत, आत्मा, इन पे बड़ा भरोसा और बिलीव था इसको। तो इसे लगा कि उसके हाथ से कत्ल तो हुआ है, अब उसकी आत्मा भूत बनकर आ रही है और अब ये मुझे छोड़ेगी नहीं। तो फिर एक रोज इतना ये डर गया कि चेन्नई में एक ट्रेन के आगे ये कूद गया खुदकुशी करने के लिए। लेकिन इत्तेफाक से कुछ लोगों ने देख लिया और आने वक्त पर इसे बचा लिया। खरोंची चोटें आई लेकिन ये बच गया। फिर ये वापस आया, फिर सोच रहा है, फिर सपना आ रहा है। फिर इसने तय किया, नहीं, मुझे वापस बेंगलुरु जाना है और बेंगलुरु जाकर मैं माफ़ी मांगूंगा और उसके बाद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। इस दौरान में ये जो दोस्त थे इसके सारे, ये पुलिस के कब्जे में थे। ये बात प्रदीप को नहीं मालूम थी चेन्नई में। अब प्रदीप को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। वो चेन्नई से फ़ोन करता है अपने एक दोस्त को और कहता है मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, बेंगलुरु आना है, मुझे पैसे दे दे। ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है। अब पुलिस उसके दोस्त के ज़रिए उसका पूरा लोकेशन ढूंढती है। फिर वो चेन्नई से बेंगलुरु की तरफ निकलता है और पूरे रास्ते उसके मोबाइल के थ्रू पुलिस उस पर नज़र रखती है और आखिरकार चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में ही 26 जनवरी 2010 यानी कि इस डबल मर्डर के 16 दिन बाद प्रदीप को गिरफ्तार कर लेती है।
जब प्रदीप गिरफ्तार होता है तो खुद पुलिस से कहता है कि मैं तो खुद ही आ रहा था माफ़ी मांगने, क्योंकि जानकी मेरे सपने में आकर जो कुछ कह रही है उसके बाद मैं शायद जी नहीं पाऊंगा। और एक उसको उसके एरिया का खौफ अलग था, असम और दार्जिलिंग वाला, जहाँ उसके आधे आधे रिलेटिव रहते थे। तो इस सपने की वजह से वो सरेंडर करने आ रहा था और इस सपने की वजह से उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। खैर पुलिस ने उसे पकड़ा और इस तरीके से एक नया पुलिस स्टेशन बेंगलुरु का, जिसका उद्घाटन 16 दिन पहले हुआ था, 16 दिन बाद उस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में हुआ ये डबल मर्डर, जो उस वक्त अखबारों की सुर्खियों में था, मीडिया ट्रायल हुआ, इस केस को सॉल्व कर लिया गया। बाद में यह मामला अदालत में गया। अदालत ने प्रदीप समेत उसके चारों दोस्त 5 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने भी इन लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तो ये थी आज की कहानी। अजीब अजीब कहानियाँ होती हैं दुनिया में, और ये बात सच है कि जो इस तरह के जुर्म करता है तो एक तो दहशत तो होती है और फिर आपको खौफ भी होता है। और इस खौफ की वजह से ये अकेला मामला नहीं है, ऐसे कई केसेस हुए। कुछ कहानियाँ तो मैंने आपको सुनाई हैं, जब भूत प्रेत या जिसका कत्ल हुआ उसी ने सपने में आके इतना परेशान किया कि वो बंदा खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया कि भाई मैंने ये जुर्म किया है। तो ये थी आज की कहानी